वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर 8 के बारे में और ये बताएगा कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन और उसका स्ट्रक्चर के बारे में। ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट इसमें हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों का बना हुआ है, एटमॉस्फेयर में मेन क्या क्या चीज़ें हैं और उसका एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है। बस यही हम लोग इस चैप्टर में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब हम लोग स्टार्ट किए थे ये बुक तो हम लोगों ने जाना कि क्रस्ट में क्या क्या है, मेंटल में क्या क्या मेन चीज़ें हैं, आपका कोर में क्या है, अर्थ कैसे बना। तो अब अर्थ जब हम लोग जान गए, जब ट्रोपोस्फेयर हम लोग जब जान गए, जब हम लोग लिथोस्फेयर जान गए, तो हम लोग जानते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो एटमॉस्फेयर एक तरह से जो हमारे अगल बगल में जो किसी भी प्लानेट में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और वो ऑल ओवर द अर्थ जो है वो घूमते रहता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर में जब हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं तो हम लोग कुछ सांस ले रहे हैं, कुछ उसको छोड़ रहे हैं, तो इसलिए हवा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। यहाँ तक कि सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ तक लायंस के लिए, गोट्स के लिए, किसी भी तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए हवा जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी प्रकार से पानी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, फिर हम लोग के लिए खाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के ऊपर बात करें, अगर हम हवा के बारे में बात करें तो हवा जो है वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हवा में जो लाइफ गिविंग गैसेस होता है, जिससे कि हम लोगों का जो पृथ्वी पर जो जीवन यापन है वो चलता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। फिर एनिमल्स के लिए भी ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अर्थ का जितना भी मास है, यानी कि अर्थ का जितना भी मास है, उसमें से 99% जो है वो 32 किलोमीटर तक में ही सीमित है। यानी कि अगर ये हमारा अर्थ है और ये इसका सरफेस है, तो ये जो 32 किलोमीटर्स है और यहाँ पे लाखों किलोमीटर अबव, तो ये जो 32 किलोमीटर्स है अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यहीं पर 99% जो हवा है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आपको बचपन में बताया गया होगा कि हवा जो है वो उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई पकड़ नहीं सकता। ठीक है, उसी प्रकार से हवा जो है वो कलरलेस होता है, वो ऑर्डरलेस होता है, यानी कि उसका कोई सुगंध या दुर्गंध नहीं होता और वो किसी भी कलर का नहीं होता। अब आप सोचते हो कि कहीं भी कहीं पर भी अगर वेस्ट डिस्पोजल हो रहा हो या कहीं पर कचरा जमा हो तो वहाँ का हवा जो है वो बहुत दुर्गंध करता है। इसका मतलब वो कचरा से जो है हवा वो दुर्गंध में आ रहा है। ऐसे हवा में कोई ऑर्डर नहीं होता, वो ऑर्डरलेस होता है, वो गंध रहित होता है और वो उसमें कलर नहीं होता, यानी कि वो कलरलेस होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन कैसे है। तो एटमॉस्फेयर में मेनली गैसेस होता है, जैसे हम बताएं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद वाटर वेपर्स होता है और डस्ट पार्टिकल्स होता है। ये तीन चीज़ों से मेनली बना हुआ है आपका हमारा एटमॉस्फेयर। अब जो कंपोजिशन इस प्रकार से है कि अगर 120 किलोमीटर, यानी कि अर्थ का सरफेस से अगर ऊपर जाएंगे हम लोग, आकाश में जाएंगे, 120 किलोमीटर हवा, 120 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लगभग लगभग एकदम ख़त्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल क्वांटिटी का हो जाएगा, एकदम से मिलेगा ही नहीं। ठीक है, और अगर 90 किलोमीटर अर्थ का सरफेस से अगर 90 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उसके ऊपर मिलेगा ही नहीं, जिस प्रकार से 120 किलोमीटर के ऊपर हम लोगों को हवा नहीं मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर एटमॉस्फेयर का बात करें तो उसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस में यहाँ पे पहले डिस्क्राइब किया जा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस होता है। ये क्या करता है, तो ये जो सोलर रेडिएशन है ना, उसको आने देता है और उसको जाने नहीं देता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो हमारा अर्थ है, ये हमारा सन है। ठीक है, ये हमारा सन है और सन से क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशन आ रहा है। जब हम लोग का सन का धूप पड़ता है अर्थ पे तो उससे सोलर रेडिएशन आता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में है, यानी कि ज़मीन के ऊपर, ये क्या करता है, इसको आने देता है, मतलब कि सोलर रेडिएशन को आने देता है, जिससे कि पृथ्वी गर्म हो जाती है और इसको इस रेडिएशन को फिर से जाने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे इसको रोक लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन से जो रेडिएशन आ रहा है जिसके कारण कि अर्थ गर्म हो रहा है, वो उसको बढ़ावा देता है कार्बन डाइऑक्साइड और उसको जाने नहीं दिया जाता है। इसी प्रकार से जब हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का बात करते हैं तो यही है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या हो रहा है कि हमारा इंडस्ट्रीज़, जैसे कि ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गया और भी बहुत तरह के का इंडस्ट्री, जैसे हम लोग अगर
जलाते हैं या हम लोग अगर वुड जलाते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद अर्थ के ऊपर एक लेयर बना देता है। लेयर कार्बन डाइऑक्साइड का मेन काम क्या है कि सोलर रेडिएशन, जो अर्थ का जो रेज है, जो उसका रेडिएशन है वो अर्थ पे आएगा, लेकिन अर्थ से वापस बहुत कम जाएगा। तो ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जितना मात्रा उसका है उससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अर्थ जो है वो लिमिट से ज़्यादा गर्म होने लगेगी। और इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा अर्थ जो है वो गर्म होते जा रहा है और आइस जो है वो पिघल रहा है। ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जैसे बताया कि हवा का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। इससे हम लोगों का, जिसको बोलते हैं ना ग्लोबल हीटिंग या क्लाइमेट चेंज, तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बनता है। अब अगर दूसरा गैस पे आए तो वो है ओजोन। ओजोन भी एक अलग दूसरा टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एटमॉस्फेयर में, जो आपको देखने को मिलता है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में। यानी कि ये अगर अर्थ है और ये इसका हाइट 10 किलोमीटर हो गया और ये इसका हाइट अगर 50 किलोमीटर हो गया, तो इसी बीच में आपको ओजोन जो है गैस देखने को मिलता है। ये क्या करता है, अर्थ से, सॉरी सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि जिसको बोलते हैं यूवी रेज, ठीक है, जो यूवी रेज आता है उसको ये अर्थ सरफेस पे आने से रोकता है। अब यूवी रेज अगर आएगा तो हम लोगों का जो स्किन है वो ख़राब हो सकता है, उससे स्किन कैंसर हो सकता है। ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ओजोन लेयर पे एक बहुत ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट गैस है जो ओजोन लेयर को ख़त्म करता है वो कौन सा है। ठीक है। एक गैस है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ओजोन लेयर को ख़राब कर रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है। तो वो गैस कौन सा है। अब हम लोग जैसे जान गए कि गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जान गए, ठीक है, ऑक्सीजन तो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ही। ओजोन जान गए कि ये 10 से 50 किलोमीटर के बीच में मिलता है और ये अल्ट्रा वायलेट रेज को धरती पे आने से बचाता है। ठीक है। अब दूसरा हम लोग जानते हैं वाटर वेपर के बारे में। वाटर वेपर जो है वो एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है और ये एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज करता है। एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई के साथ, अगर ये चट्टान है, अगर ये पहाड़ है, तो यहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होगा और यहाँ पे वो कम होगा। ठीक है। अगर वेट ट्रॉपिक्स और वार्म ट्रॉपिक्स में बात करें तो ये 4% इसका मतलब एयर में इसका 4% वॉल्यूम है और ड्राई और कोल्ड एरियाज और रीजन्स में ये 1% से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, चलो देखते हैं। जैसे कि अगर जो हम लोग का अर्थ है ना, वहाँ पे एक इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सन का रेज डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होने के कारण यहाँ का जो वाटर वेपर है ना वो लगभग 4% होता है। मतलब हवा अगर 100 किलोग्राम अगर आप हवा लोगे उसमें से 4% आपको वाटर वेपर देखने को मिलेगा। ठीक है। मतलब कि जिसको बोलते हैं वाटर वेपर, इसको हिंदी में बोल सकते हैं भाप, जिसको बोल सकते हैं, वो देखने को मिलेगा। और अगर डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान या फिर पोलर रीजन में जाओगे, जैसे कि अंटार्कटिक में, आर्कटिक में, तो यहाँ पर आपको 1% से भी कम देखने को मिलेगा। ठीक है। सोचो इसमें यहाँ पे इतना कम वहाँ पे वाटर वेपर होता है, इसलिए वहाँ पर बारिश जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है। और वाटर वेपर जैसे मैंने आपको बताया कि पोल्स में कम होगा और इक्वेटर्स में ज़्यादा होगा, तो इसलिए वो इक्वेटर से पोल की ओर जाते समय भी वाटर वेपर कम होते जाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर जो सन का रेज है वो कम पड़ते जा रहा है। आपको शायद पता ही होगा एक कॉन्सेप्ट, यहाँ से सन जो है वो जब अपना रेज देता है तो अर्थ अगर है तो डायरेक्ट रेज जो है वो इक्वेटर पे पड़ेगा और उतना ही कम रेस धीरे धीरे जब हम लोग पोल की तरफ जाएंगे उतना ही कम रेस पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर होगा और यहाँ पे वाटर वेपर बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है। वाटर वेपर जो है वो हवा का स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी पे भी बहुत ज़्यादा काम करता है। कैसे, अगर ज़्यादा वाटर वेपर होगा तो हवा जो है ज़्यादा मूव नहीं करेगी और अगर कम वाटर वेपर होगा तो हवा जो है ज़्यादा मूव करना शुरू कर देगा। वाटर वेपर का एक और काम है, जो वो काम क्या है कि जो सन से रेज आता है, जो सन से इंसोलेशंस आता है, उसको वो पृथ्वी पर ही रखता है और उसको बाहर नहीं जाने देता, यानी कि फिर से रेडिएट नहीं होने देता। इस प्रकार से वो अर्थ को एक तरह से गर्म करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। तो वाटर वेपर हो गया, गैसेस हो गया। अब डस्ट पार्टिकल्स के बारे में बात करें, डस्ट पार्टिकल्स का अगर एग्जांपल्स दें तो आपको मिलेगा ऐश, यानी कि जब हम लोग सीमेंट बनाते हैं तो बहुत सारा धूलकण ऊपर उन्हें उड़ जाता है। डस्ट एक तरह से जिसको बोलते हैं डस्ट पार्टिकल्स, यानी कि धूलकण। ठीक है। स्मोक, जो आपका फॉग हो गया, स्मॉग हो गया, ये सब चीज़ें जो है डस्ट पार्टिकल्स में ही आती हैं।
तो डस्ट पार्टिकल्स जो है सॉलिड होता है मेनली, बहुत छोटा छोटा होता है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया स्मोक सूट से आता है, ऐश से आता है, ये सब चीज़ों से डस्ट पार्टिकल्स देखने को मिलता है। ये ज़्यादातर एटमॉस्फेयर का नीचे लेयर पे, यानी कि एटमॉस्फेयर अगर स्टार्ट हो रहा है तो आधा 1 किलोमीटर में ही आपको डस्ट पार्टिकल ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ऊपर में ज़्यादा देखने को ये नहीं मिलेगा, बहुत कम देखने को मिलता है। और मेनली अगर ऊपर में आपको देखने को मिलेगा भी तो वो क्यों मिलेगा, क्योंकि कन्वेक्शनल एयर करंट्स के कारण। अब कन्वेक्शनल एयर करंट क्या होता है, तो कन्वेक्शनल एयर करंट क्या होता है ना, कि ऐसा एयर जो ऊपर की ओर उठता है डेंसिटी या टेम्परेचर का चेंज के कारण। जैसे कि हमारा जो घर है, घर से जो हवा ऊपर की ओर उठता है, इसको बोल सकते हैं आप कन्वेक्शनल एयर करंट। ये मेनली आपको गैसेस में देखने को मिलता है या फिर वाटर वेपर में देखने को मिलता है। तो इस कारण से कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है वो डस्ट का वो ऊपर जा सकता है, ठीक है। अगर हम लोग डस्ट पार्टिकल्स का बात करें कहाँ पे ज़्यादा मिलता है, तो ये मिलता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, जैसे कि दिल्ली वाला रीजन हो गया। सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक्स से ऊपर या नीचे कुछ 10-15 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में आपको देखने को ज़्यादातर ये मिलेगा। फिर टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स यानी कि आपका ऊपर आ जाओ आप, दिल्ली से ऊपर आ जाओ, फिर आप अमेरिका वाले रीजन में चले जाओ, ठीक है। वो रीजन आपको टेम्परेट रीजन है, वहाँ पे हवा जो है वो सूखा होता है, ड्राई होता है, वहाँ पे वाटर वेपर्स नहीं होता है। इस कारण से आपको वहाँ पे सूट्स या फिर आपको डस्ट पार्टिकल वहाँ पे देखने को मिलेगा। डस्ट पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी कि बहुत छोटा ऐसा कण के रूप में काम करते हैं, जिसके इर्द गिर्द जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर के क्लाउड्स बनाता है, और क्लाउड्स बनने के बाद वहाँ पे बारिश होती है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि कंडेंसेशन क्या होता है। अब हम लोग कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जान गए कि गैसेस कौन कौन से होते हैं, मेन मेन गैसेस के बारे में जाने हम लोग। फिर हम लोग जाने कि डस्ट पार्टिकल्स और सॉल्ट पार्टिकल्स के बारे में, और फिर हम लोग जाने वाटर वेपर के बारे में। अब जानते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है। तो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर का अगर बात करें तो ये मेनली आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलेगा, स्ट्रैटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में और एक्सोस्फेयर में। इन सबको हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर का। तो ट्रोपोस्फेयर यहाँ से आप देख सकते हो, ये 13 से 18 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सॉरी, ये आपको ग्राउंड लेवल से, यानी कि हम जहाँ से रह रहे हैं वहाँ से 13 किलोमीटर या 18 किलोमीटर देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पोल्स के पास ना, ये पोल्स के पास आपको 13 किलोमीटर या 8 किलोमीटर तक देखने को मिलता है, और इक्वेटर के पास 18 किलोमीटर को देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इक्वेटर के पास जो है ना हवा गर्म होती है, और गर्म हवा क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है। इसलिए ये 18 किलोमीटर का एक ब्लैंकेट के तौर पे बनाता है ट्रोपोस्फेयर। और पोल्स के पास जो है हवा जो है वो भारी है, वहाँ पे ड्राई है, वहाँ पे कोई ज़्यादा गर्म नहीं है हवा, वहाँ पे हवा ठंडी है, इसलिए वो हवा ऊपर नहीं उठ पाती है। इसलिए वहाँ पे 8 किलोमीटर का ही एक तरह से एवरेज वहाँ पे हाइट बनता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर का जो थिकनेस है वो, जैसे हम आपको बताएं कि कन्वेक्शनल करंट यहाँ पर काम करता है, और ये क्या करता है, ट्रोपोस्फेयर में गर्म हवा के कारण कन्वेक्शनल करंट जो है हवा को ऊपर उठा देता है, इसलिए यहाँ पे 18 किलोमीटर बन जाता है, और आपका पोल्स में ये नहीं हो पाता है, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर का बात करें तो हर 165 मीटर हाइट पर, यानी कि अगर हम लोग लैंड पे यहाँ पे खड़े हैं, 165 मीटर ऊंचाई पे पहुँचे, फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचे, फिर 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचे, तो 1 डिग्री जो हमारा टेम्परेचर था अर्थ से वो कमते जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ 10 था तो 165 मीटर की ऊंचाई पर पहुँचने के बाद सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से 165 मीटर हवाई हाइट पहुँचने के बाद 1 डिग्री कम होकर के 9 हो जाएगा, फिर 165 मीटर ऊपर पहुँचेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 165 मीटर ऊपर पहुँचेंगे तो 7 हो जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज के बारे में। यहाँ देखो ये है ट्रोपोपॉज, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर ये था, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज। अब ट्रोपोपॉज क्या होता है, ये एक ऐसा लाइन है जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेपरेट कर रहा है स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर से, ठीक है। ये लाइन क्या कर रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर से जो है वो सेपरेट करता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो -80 डिग्री होता है इक्वेटर के ऊपर, और पोल्स के ऊपर ये -45 डिग्री होता है, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोच के बताओ, अगर गलत भी होगा तो मैं आपको सही कर दूंगा, ठीक है। आप इसको सोच के बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पे इक्वेटर के पास -80 डिग्री है और आपका पोल्स के पास -45 डिग्री है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो नियरली कांस्टेंट रहता है, और इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोपॉज, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जैसे हम बताएं कि ट्रोपोपॉज के
जस्ट ऊपर है, जस्ट ऊपर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, इसका मैक्सिमम हाइट क्या हो रहा है 50 किलोमीटर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फेयर मैक्सिमम हाइट 50 किलोमीटर तक पहुँच रहा है। और यहाँ पर जैसे हम लोग ओजोन लेयर जब डिस्क्राइब कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के ऊपर जो है आपको ओजोन लेयर देखने को मिलता है। तो ओजोन लेयर कहाँ पे देखने को मिलेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है, ओजोन लेयर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ओजोन लेयर का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं मेजोस्फेयर का। तो स्ट्रेटोस्फेयर के मेजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में आता है स्ट्रेटोपॉज। ये क्या करता है, मेजोस्फेयर्स को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करता है। अब आप बात करते हैं हम लोग मेजोस्फेयर्स। मेजोस्फेयर्स में क्या हो रहा है, देखो ये 50 से लेकर के 80 तक है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है आप देखो वो भी बहुत ज़्यादा घट के 20 के लगभग से 80 माइनस 100 डिग्री तक सेल्सियस तक आ जा रहा है। ठीक है, तो मेजोस्फेयर जो है जैसे हम बताएं कि 80 किलोमीटर तक आता है और इसका जो टेम्परेचर है वो गिर करके माइनस 100 डिग्री तक आ जा रहा है। ठीक है, अब मेजोस्फेयर्स को थर्मोस्फेयर से अलग कर रहा है एक लाइन जिसका नाम है मेजोस्पॉज। अब मेजोपॉज, अब थर्मोस्फेयर में क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर फिर से बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ के कहाँ तक पहुँच जा रहा है, -40 तक। ठीक है, और ये इसका हाइट क्या है, 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक। ओके, यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल जैसे कि आयंस देखने को मिलता है, और इसलिए इसको हम लोग आइनोस्फेयर्स भी बोलते हैं। थर्मोस्फेयर को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको रेडियो वेव्स देखने को मिलता है जो कि अर्थ से ट्रांसमिट होता है रेडियो वेव्स, और वो जो है फिर से अर्थ के लेयर पे आ जाता है। ठीक है, अब थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फेयर। यहाँ से देखो आप 400 किलोमीटर हम लोग का लैंड से 400 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग एक्सोस्फेयर्स। ठीक है, तो एक्सोस्फेयर्स क्या है, ये हाईएस्ट लेवल है, लेकिन इसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और अभी साइंटिस्ट लोग इसके बारे में और रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इसके बारे में और जान सकते हैं। ठीक है, अब जितना भी लेयर्स है यहाँ तक कि एक्सोस्फेयर्स हो गया, आइनोस्फेयर्स हो गया, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर हो गया, ये सारे जो लेयर्स हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में इम्पैक्ट डालते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो जियोग्राफर्स लोग हैं, वो मेनली 2 लेयर पे ही काम करते हैं, एटमॉस्फेयर का 2 लेयर पर ही सोचते हैं कि इन दोनों लेयर से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हम लोग का एटमॉस्फेयर पे। इनके बारे में भी रिसर्च चल रहा है, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनके बारे में भी रिसर्च चलता है। बट जो मेन जो हम लोग का ये है सोचना है वो है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में। और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या जानेंगे, टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, विंड्स के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, क्लाउड्स के बारे में जानेंगे, और प्रेसिपिटेशन के बारे में भी जानेंगे। तो इस चैप्टर में बस इतना ही, इस वीडियो में बस इतना ही। एंड मैंने जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है कृपया करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे दो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू।